भाई लास्ट लेक्चर में हमने रेजिडेंट और सिटीजन का फर्क देख लिया था। और एनआई पढ़ते समय हमको सिर्फ रेजिडेंट से मतलब होता है, सिटीजन से लेना देना नहीं होता। तो हर वो इंसान जो पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रह लिया, इफ नॉट पिछले साल 60 और पिछले के पिछले 4 साल में 365 या उससे ज्यादा रह लिया, तो ही इज कॉल्ड एज अ रेजिडेंट। वो ऑर्डिनरली तब बनता है जब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। पहली कौन सी थी? 10 में से किन्हीं 2 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसको 182 या 60 और 365 वाली लिमिट को फुलफिल करना है। इज दैट क्लियर? और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या थी? 735 दिन उसको 7 साल में फिजिकली स्टे करना पड़ेगा। बट आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेजिडेंट की डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है। तो आप एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं और साथ में ये भी लिख सकते हैं, अ पर्सन हुज इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री वेयर ही और शी लिव्स इज कॉल्ड एज अ रेजिडेंट। समझ में आ गई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई? समझ में आ गई? चलिए बच्चों, सो लेट्स हैव अ डेफिनेशन रिव्यू वंस अगेन। तो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल मतलब सर जो दिमाग से हिले उनको नहीं लेना है, नहीं। एनआरआईज को कंसिडर नहीं करेंगे आप, आई रिपीट, एनआरआई को कंसिडर नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड। तो अगर इंडिया की कोई एम्बेसी यूएस में है, न्यूयॉर्क में है, वहां पे कोई एम्बेसडर हैं जो हमारे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर होंगे, उनकी तनख्वाह इंडिया से जाएगी, बट वो यूएस की इनकम नहीं मानी जाएगी। किसकी इनकम मानी जाएगी? इंडिया की ही इनकम मानी जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो डेफिनेशन में आपने देखी, वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है बच्चों? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर इसका क्या मतलब होता है? चलिए इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द टाइम आई रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज पुट दिस डेफिनेशन इन देयर कॉपीज चिल्ड्रन। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान से बातों को सुनिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। देर आर 3 सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी चिल्ड्रन। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, मिल्स एंड ऑल प्रोडक्शन हाउसेस। तीसरा होता है व्हाट इज कॉल्ड एज टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्री का ग्रो नहीं करेगा, बाकी के सेक्टर्स कितना भी ग्रो कर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप जरा कंटेंट में स्पेलिंग का डिफरेंस देखिए बच्चों। इनपुट लिखते टाइम आई हैव टेकन द टेक्स्ट टाइटल्ड एज व्हाट? कॉस्ट। खोपड़े में बात गई। हम खरीदते हैं जब किसी चीज को, तो वो पर्टिकुलरली हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलो, और जब हम उसको बेचेंगे तो वो बन जाएगी हमारी सेल प्राइस। सेल प्राइस के केस में द वर्ड वुड बी व्हाट? वैल्यू। इज दैट क्लियर? एंड एट लास्ट we'll be putting the text value added। इतना लिख दिया सबने? इतना लिख दिया भाई? यहां तक कोई क्वेरी किसी की? चलो यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। टेक एन एग्जाम्पल की कंट्री में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मिस्टर ए एंड ही इज अ फार्मर। आई रिपीट चिल्ड्रन, ही इज अ फार्मर। इसको गवर्नमेंट ने सीड्स, फर्टिलाइजर्स थोड़े फ्री में ही दे दिए, एक तरह से आप समझ लीजिए। और आउटपुट 12,000 रुपए का इसने जनरेट किया। तो 0 रुपए की चीज को इसने 12,000 का बना दिया। हाउ मच वैल्यू एडिशन हैज ही डन चिल्ड्रन? 12,000। और सर किस चीज की खेती कर रहा है? ये गेहूं की खेती कर रहा है। किसकी? गेहूं की। इसने अपना पूरा का पूरा आउटपुट मिस्टर बी को बेच दिया, जिसके पास एक क्रशिंग प्लांट है। क्या है बच्चों? क्रशिंग प्लांट। 12,000 रुपए में इसने आउटपुट खरीदा और उस गेहूं को मैदे में कन्वर्ट किया
और आगे पब्लिक को 20,000 में बेच दिया। तो 12,000 की चीज अगर 20,000 में बिक रही है, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन बीइंग डन चिल्ड्रन? 8,000। मिस्टर बी ने ये आउटपुट जो 20,000 का किया, ये सी को बेचा, एंड सी हैज अ बेकरी। 20,000 रुपए में इसने आउटपुट खरीदा और उसको केक में कन्वर्ट करके कन्फेक्शनरी शॉप को 30,000 रुपए में बेच दिया। तो 20 की खरीदी हुई चीज बच्चों अगर 30 में बिकती है तो वैल्यू एडिशन कितना है? 10,000। मिस्टर सी ने अल्टीमेटली मिस्टर डी, हु इज अ कन्फेक्शनरियर, आई रिपीट चिल्ड्रन, हु इज अ कन्फेक्शनियर, कन्फेक्शनरी शॉप है जहां केक बिकता है, 30,000 में उसको केक बेचा, उसकी शॉप पे कस्टमर आया और उसने 35,000 में बेच दिया। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन हैज ही डन? 5,000। तो अल्टीमेटली कस्टमर को केक कितने रुपए में मिला बच्चों? कस्टमर को केक कितने मिला? 35,000। वेरी गुड। आप जरा कॉस्ट ऑफ इनपुट वाले कॉलम को टोटल करें और देखें ध्यान से, क्या टोटल 62 आएगा? चलो, नहीं आएगा? आएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को टोटल करें और बताएं कितना आएगा? 97। गॉट इट क्लियर? एंड वैल्यू एडेड को टोटल करें और बताएं कितना आएगा? 35,000। अब आता है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट। ये जो टोटल आ रहे हैं बच्चों, इन टोटल्स में अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ इनपुट की, तो ये कॉलम एकदम बेकार है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कंट्री में केक कितने रुपए का बिका? व्हाट वुड बी योर आंसर चिल्ड्रन? 35,000। और ये 35,000 आपको दो जगह नजर आ रहा है। तो अगर आप बोलें कि मिस्टर ए बिजनेसमैन है, बी बी सी बी डी बी, ए ने 12,000 रुपए का आउटपुट कंट्री में जनरेट किया, बी ने 20,000 रुपए का, सी ने 30,000 का और डी ने 35,000 का। क्या हम गलत हैं बोलने में? हम बिल्कुल सही हैं। बट ये वाला जो 12 है बच्चों, ये 20 के अंदर फिर से जुड़ा है कहीं ना कहीं। डू यू से यस और नो फॉर दिस? क्योंकि 12 का सामान इसने खरीदा और 20 में बेचा, तो 20 इज इंक्लूसिव ऑफ 12 एंड 30 इज इंक्लूसिव ऑफ 20 एंड 35 इज इंक्लूसिव ऑफ 30। तो 12,000 एक्चुअली कितनी बार जुड़ा है? 4 बार। एक बार यहां पे खुद, दूसरा, तीसरा और चौथा। 20,000 कितनी बार जुड़ा है? 3 बार। 30,000 कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। और 35 सिर्फ 1 बार। तो अगर यहां पे हम ये मान लें कि ये जो स्क्रीन है जिसपे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये आपकी कंट्री है। आई रिपीट, ये आपकी कंट्री है। ये प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और ये टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए ये जोमेटो है फॉर एग्जांपल। इज दैट क्लियर? और हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते ही नहीं है। वी आर अ टोटली क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हमारी कंट्री में टोटल बिजनेस 35,000 का हुआ चिल्ड्रन, या 97,000 का, या 62,000 का? 35। क्योंकि 97 को अगर आप जोड़ेंगे तो वन वैल्यू विल बी इंक्लूडेड अगेन एंड अगेन। तो शैल इट बी राइटफुल टू से कि टोटल आउटपुट इज 97,000? नो, क्योंकि 97 के अंदर 12 हैज बीन इंक्लूडेड हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 20,000 3, 30,000 2 और 35 एक बार जुड़ा है। क्या ये सही होगा बोलना बच्चों? क्या ये सही होगा बोलना? नो, ये बिल्कुल ही बकवास होगा। इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारे एग्जाम्पल में कितनी होती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज। हाउ मच? 35,000 रुपीज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ गए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? बहरो गूंगों को छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं। ये होता है 35,000 वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। 97 क्यों नहीं जोड़ रहे, समझ में आ गया? बिकॉज वैल्यूज हैव बीन इंक्लूडेड अगेन एंड अगेन। तो आप 97 के ऊपर भी एक रिमार्क जरूर लिखेंगे बच्चों। 97 के ऊपर भी एक रिमार्क हम जरूर लिखेंगे। क्या होगा सर रिमार्क हमारा? बता रहा हूं, नॉट टू वरी। इसको यहां से ले चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के लिखते हैं यहां पे बच्चों, considering shall create
द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आपने 97 को ले लिया बच्चों, तो यू विल हैपन टू इंक्लूड वन वैल्यू अगेन एंड अगेन, एंड दैट साउंड्स टू बी द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? किस चीज की प्रॉब्लम आ जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक आइटम को आप एक से ज्यादा बार जोड़ लेंगे तो एज अ रिजल्ट आपका नेशनल इनकम नहीं आएगा, आपका भयंकर इनकम आएगा। तो आपका सिलेबस नेशनल इनकम पढ़ाने को बोलता है टीचर को, ना कि भयंकर इनकम पढ़ाने को। तो नेशनल इनकम और भयंकर इनकम को समझ में आ गया डिफरेंस? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? झटपट इसको लिख लें बच्चों। क्लियर द स्क्रीन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड? चलो भाई चलते हैं आगे। सो राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन, सिर्फ हेडिंग्स लिखिएगा, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उसमें पूरा कॉम्पोजिशन लिखा है। द फर्स्ट फीचर चिल्ड्रन, आप सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को लेंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सर इसका मतलब, टेक एन एग्जाम्पल, यू गो टू अ रेस्टोरेंट और वहां पे आपने 4,000 रुपए खाने का बिल पे कर दिया, बट आपके घर में मम्मी भी आपके लिए खाना बनाती है चिल्ड्रन। कैन दैट वैल्यू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। तो मम्मी ने जो खाना बनाया दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। व्हाई नॉट इंक्लूडेड सर? क्योंकि उसकी वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट ये घर में खाना बनाने के लिए सर 200 रुपए की सब्जी सब्जी मंडी से खरीदी गई थी, तो डेफिनेटली ये 200 NI में जुड़ेगा, बिकॉज इसका मॉनेटरी एक्सप्रेशन है। बट मम्मी ने खाना बनाया, आपको सर्व किया, खिलाया, बचपन में उन्होंने आपको पढ़ाया भी होगा, आपके कपड़े भी धोए होंगे, क्या इन सब चीजों के लिए आपने उनको पे किया? नॉट एट ऑल। बट अगर धोबी को कपड़े धुलने भेजेंगे तो डेफिनेटली पेमेंट हैज टू बी डन, पेमेंट हैज टू बी डन। बाजार से SUPW बनवा लिया और स्कूल में जाके सबमिट कर दिया, पेमेंट विल बी डन। बट अगर घर के लोगों ने हेल्प कर दी कपड़े धोने में और SUPW बनाने में, क्या कोई भी मॉनेटरी मूवमेंट हो रहा है? कोई भी मॉनेटरी वैल्यूएशन है? नहीं है। तो इन चीजों को आप NI में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली दोज आइटम्स शैल बी इंक्लूडेड whose value can be expressed in terms of money। हेडिंग लिख ली सबने? बाकी कॉम्पोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स वुड बी अवेलेबल शॉर्टली, तो आपको उसमें मिल जाएगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? आई होप सो आई वाज वेरी क्लियर विद द एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। चलो, फाइनल गुड्स की वैल्यू में कितना लेंगे इस एग्जांपल के हिसाब से? 35,000 बेसिकली। क्योंकि अगर आपने सो कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट की जगह सबका आउटपुट ले लिया तो प्रॉब्लम किस चीज की आएगी? प्रॉब्लम का एक नाम बताया था ना, कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्लीज मार्क दिस, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शैल ओनली बी कंसिडर्ड। आपको इंटरमीडिएट को नहीं लेना है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट को नहीं लेना, ना ये लेंगे ना ये लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अगर इसके अलावा आप कुछ भी लेते हैं, योर वैल्यूज वुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। डन दिस? चलें आगे। चलिए, अब सर ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर से एग्जांपल देखिए बच्चों, सी द एग्जांपल वंस अगेन। कॉस्ट ऑफ इनपुट नजर आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। व्हाट इज 12 प्लस 20 प्लस 30 चिल्ड्रन? 62। क्या कंट्री में 62,000 रुपए का केक बेचा था बेकर ने? नो। अगर आप इसको भी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? ये भी एक तरह से डबल काउंटिंग ही है। अब एक प्रॉब्लम है हमारे सामने बच्चों, बाजार में एक टायर की दुकान है। आई रिपीट, बाजार में एक टायर की दुकान है। अगर उस टायर की दुकान से मैं टायर खरीदता हूं और अपनी कार में लगवा लेता हूं, आई एम अ कंज्यूमर, आई एम अ कंज्यूमर, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? बट अगर 100 टायर यहां से किसी रिपेयर हाउस ने खरीदे, क्योंकि उनके यहां कार्स की रिपेयरिंग होती है, और वो फिर 100 टायर्स आगे गाड़ियों को बेचे जाएंगे जिनकी गाड़ियां होंगी, तो फाइनल कंज्यूमर कौन हुआ? जो वर्कशॉप टायर खरीद रहा है वो, या अल्टीमेटली जो कस्टमर उनसे खरीदेगा वो? जो कस्टमर उनसे खरीदेगा। तो मान लीजिए एक टायर की शॉप थी, दो तरह के लोग वहां गए, मैं भी गया और आप भी गए। मेरी अपनी कार है तो मेरे लिए टायर खरीदना इज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल प्रोडक्ट। बट आपके लिए टायर खरीदना, क्योंकि आप इस टायर को आगे कार ओनर्स को बेचेंगे, तो क्या आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है? नो। आपके लिए इट इज एज गुड एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ इनपुट, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसको हम सिंपल कमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों?
रॉ मटेरियल। तो जिस चीज को आप रॉ मटेरियल बोलते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन में, ईदर वी कॉल इट एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वी कॉल इट एज इनपुट। बात समझ में आई? तो ये एनआई का एक प्रॉब्लम भी है जो आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है? गोइंग टू द मार्केट एंड बाइंग फ्लोर, आटा। अगर आटा आप अपने घर के लिए लेके आते हैं बच्चों, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट। आपने आटा अगर भंडारे के लिए भी खरीदा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में, देन टू चिल्ड्रन इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि वहां क्या भंडारे में खाना खिलाने के बाद पैसा मांगते हैं लोगों से, लाओ तुमने 2 पूड़ी खाई तुम्हारा 5 रुपए हो गया, और नहीं तो श्राप दे देंगे। या हनुमान जी कहेंगे इसको डेटर बना दो, जीसस क्राइस्ट कहेंगे इसको डेटर बनाओ, क्योंकि ये पैसे नहीं दे गया, भंडारा खा के चला गया। कैसा होता है बच्चों? नहीं होता। तो घर के लिए खरीदें या भंडारे के लिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खरीदे, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। किसी रेस्टोरेंट ने आटा परचेज किया, विल इट बी अ फाइनल प्रोडक्ट चिल्ड्रन? नो, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट। तो आने वाले समय में आपको कुछ नेशनल इनकम मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स भी पढ़नी है। उसमें से ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, हाउ टू क्लासिफाई द कमोडिटी एज अ फाइनल प्रोडक्ट और एज इंटरमीडिएट। तो मेरी आटे की दुकान है, मेरी गेहूं की चक्की है, गेहूं पिसती है, ठीक है। 100 क्विंटल आटा मैंने महीने में बेचा, कितना? 100 क्विंटल। 20 क्विंटल रेस्टोरेंट वाले खरीद के ले गए और 80 क्विंटल इंडिविजुअल लोग खरीद के ले गए। तो 80 क्विंटल्स को क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। और 20 क्विंटल्स को इंटरमीडिएट। बट हमने अपनी दुकान की सेल जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट की, गवर्नमेंट ने उसको रेवेन्यू माना और पूरी की पूरी वैल्यू उठा के नेशनल इनकम में जोड़ दी। तो सर गलत क्या है? गलत यहां पे नहीं है, गलत इसके बाद है। रेस्टोरेंट वाला भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। उसने भी 20 क्विंटल आटा खरीदा था, उससे रोटी बनाई और वो रोटियां कस्टमर्स को बेची, वो भी अपनी सेल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट के पास कौन से आटे की सेल डबल पहुंच गई? 20 क्विंटल, जो आटे की चक्की वाले ने भी दी एज वेल एज रेस्टोरेंट वाले ने दे दी। तो कंट्री की इनकम जरूरत से ज्यादा नजर आएगी। क्या एक्चुअली में वो इनकम है? वन आइटम हैज बीन इंक्लूडेड हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस। तो हो गया ना फिर से ये वाला प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो ये एनआई की प्रॉब्लम्स भी हैं, आप आगे चल के इनको पढ़ेंगे। खोपड़े में बात गई। तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू एनालाइज चिल्ड्रन कि किसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माने और किसे फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर रेफ्रिजरेटर घर के लिए खरीदा गया, आई रिपीट, रेफ्रिजरेटर घर के लिए खरीदा गया, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर दुकानदार ने बेचने के लिए खरीदा है, तो क्या आप उसे फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे? नो, इट विल बी क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट। डीएलएफ वालों के पास अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग है, तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। बट जो बिल्डिंग्स वो बना के बेच रहे हैं डीएलएफ के लिए, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट। जब वो बिल्डिंग्स बन के बिक जाएंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। खोपड़े में बात गई। फार्मर ने 100 क्विंटल गेहूं उगाई, कितनी? 100 क्विंटल। ही प्लान्स कि 30 क्विंटल वो अपने घर में रखेगा खुद की खपत के लिए, तो आप इसे क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। और 70 क्विंटल उसने प्लान बनाया मार्केट में बेचने के लिए, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। बट अगर आपने 100 क्विंटल फार्मर से डेटा मांग के फाइनल प्रोडक्ट मांग लिया, फिर 70 क्विंटल जो बाजार में बिका उसको भी आपने फाइनल प्रोडक्ट मान लिया, व्हाट टाइप ऑफ व्हीट हैज बीन इंक्लूडेड ट्वाइस चिल्ड्रन? कौन सी व्हीट 2 बार जुड़ी है? 70 क्विंटल, एक बार फार्मर के थ्रू और एक बार जब वो मार्केट में बिका उसके थ्रू। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग व्हाट चिल्ड्रन? नेशनल इनकम। दैट्स व्हाई इट इज सेड ऑलवेज कंसिडर द वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट कभी भी नहीं लेनी, आउटपुट सिर्फ आपको आखिरी वाला लेना है। और सबसे बढ़िया तो क्या है, क्या ले लें बच्चों? वैल्यू एडेड। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं है ये बात? पक्का? कंफर्म? तो आपके पापा ने स्कूल को फीस दी, पापा का तो एक्सपेंस हो गया। स्कूल के लिए वो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? रेवेन्यू। और स्कूल उसी पैसे से टीचर्स को और स्टाफ को क्या पे करेगा? सैलरी। तो एकदम एंड पॉइंट पे कौन आता है? आपके पेरेंट्स जो स्कूल को फीस दे रहे हैं, या स्कूल जो फीस लेकर उसको स्टाफ की सैलरी में कन्वर्ट कर रहा है, या वो टीचर्स जिनको वो सैलरी मिल रही है? गलत जवाब। वो टीचर्स जब शॉपिंग करने जाएंगे, अल्टीमेटली आपके पापा का दिया गया पैसा शॉपकीपर के पास पहुंचेगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि रिटेल आउटलेट से जाके सारा हिसाब ले लो, क्योंकि रिटेल आउटलेट पे अल्टीमेटली कौन विजिट करता है? कंज्यूमर, चाहे कहीं से भी पैसा कमा के लाए। तो रिटेलर्स से लिया गया डेटा ही एकदम एंड पॉइंट का डेटा होगा। समझ में आ गया? नहीं सर कुछ बड़े कलाकार टाइप के लोग हैं, बाजार से गए 10 किलो आटे की बोरी ले आए, पड़ोसी आ गया 2 किलो आटा दे तो उससे पैसा ले रहे हैं,
तो सर वो इंटरमीडिएट माना जाएगा या फाइनल? ये फाइनल ही माना जाएगा। तो फाइनली डेटा कहां से लेना चाहिए इनकम के लिए? रिटेल सेक्टर से। नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी तो नहीं है भाई यहाँ पे? समझ में आ गया? सो इट सिंपली सेज therefore while calculating national income it is to be remembered to take what children? Final value of goods and services. इंटरमीडिएट को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा? द्वितीय गणना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दो बार आप एक चीज को जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा? मल्टीपल टाइम्स चीजें जुड़ जाएंगी, नेशनल इनकम गड़बड़ा जाएगी। समझ गए भाई सब बात को? समझ गए सब बात को? चलिए, तो ये सेम एग्जांपल है जो हमने लिया था, इसलिए अब इनको हम फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग मैंने आपको बता दिया बच्चों, मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग बता दिया। एरर होता है बेसिकली एक तरह का विच अराइजेस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब आप टोटल आउटपुट को बार बार ऐड कर देते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट था 12,000, सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट था 50,000 और टर्शरी का आउटपुट था 30,000। बार बार जब आप सबको जोड़ लेंगे तो वन आइटम विल हैव मल्टीपल अपीयरेंसेस, तो इससे आपकी इनकम बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगी, रियलिटी में उतनी है ही नहीं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट का टोटल करके 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि देखने में परसेंटेज ज्यादा लगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? एक बार ऐसा हो चुका है, एक स्टूडेंट था, उसने अपने घर में जाके, एकदम सच्ची घटना, नाम हम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई छोटे शहर में लोग काफी जानते हैं एक दूसरे को, अपने घर में जाके बता दिया कि मेरा 86% मार्क्स आया है। उसकी गलती नहीं थी, उसको थोड़ा विजन का प्रॉब्लम था, उल्टा देख लिया था उसने, और घर वाले बढ़िया पार्टी वार्टी सब इंजॉय कर लिए। जब 10 दिन बाद मार्कशीट घर में आई, खूब सूता गया कायदे से, 68% को 86 बता दिया था। कह रहे तो गलती हो गई, टोटल कर लिया था 6 सब्जेक्ट का, गलती 4 या 5 से डिवाइड कर दिए थे। समझ आ गया? और माँ बाप तो बेचारे सीधे साधे होते ही हैं, सरिया भी इतना सीधा नहीं होता बिल्डिंग में लगने वाला जितने सीधे पेरेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है सर? इसके लिए थोड़ा सा और ज्ञान आपको देना पड़ेगा। 1 अप्रैल को बैंक में रखे थे 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़। किसके सर? पब्लिक के। 1 साल के बाद ये हो गया 108 करोड़। व्हाट इज द चेंज दैट वी सी फ्रॉम 100 टू 108 करोड़ चिल्ड्रन? 8 करोड़ का चेंज आया। इज दैट क्लियर? फिर से वंस मोर। 1 अप्रैल 2024 को मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ रुपए की है। कितनी? सॉरी, रुपए बोल गया मैं गलती से, 142 करोड़ लोगों की है, जो 31 मार्च, सॉरी 25 लिखना था, गलती से 24 लिख गया, 2025 को, पिछला वाला भी 25 ही मानिएगा, ठीक है, याद रहेगा। 100 करोड़ रुपए था 1 अप्रैल 24 को, 108 करोड़ हो गए 31 मार्च 25 को। कितना बढ़ा डिपॉजिट? 8 करोड़। पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है 148 करोड़। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? 6 करोड़। कितनी बढ़ी? 8 करोड़ बढ़ गई, 6 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। बैंक में सो कॉल्ड आरबीआई के पास रखा था लेटस से 1000 करोड़ रुपए, और ईयर एंड में आरबीआई के पास रखा है 700 करोड़ रुपए। कितने रुपए के करेंसी नोट बाजार में उन्होंने भेज दिए? 300 करोड़। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आपको ये जितनी वैल्यूज नजर आ रही है बच्चों, और ये जितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में एक नाम दिया जाता है, एंड द वर्ड इज स्टॉक। क्या नाम दिया जाता है? स्टॉक। बट चिल्ड्रन, आपको ये जो कहानियां नजर आ रही हैं, दैट इज द चेंज, इट इज कॉल्ड एज फ्लो। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लो। तो अगर आपके मोहल्ले में 100 करोड़ रुपए के घर पहले थे, ईयर के एंड में 120 करोड़ के हो गए, कितने घर और बन गए मोहल्ले में? 20 करोड़। 20 करोड़ के घर जब बने तो इतने का लैंड बिका होगा, लैंड के बाद बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, बालू, सरिया, लकड़ी, ये सब बिका होगा, वर्कर्स को सैलरी दी गई होगी, इंजीनियर्स को रेम्युनरेशन दिया होगा। तो कंट्री में एक तरह से देखा जाए, सॉरी आपके मोहल्ले में, कंट्री में एक तरह से देखा जाए तो 20 करोड़ रुपए की इनकम इन एफओपीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है।
तो कंट्री में 20 करोड़ का एनआई आया या नहीं आया? आया। तो दिस फ्लो इज एक्चुअली जनरेशन ऑफ इनकम। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस फ्लो इज एक्चुअली जनरेशन ऑफ इनकम। तो नीदर वी इंक्लूड दिस नॉर वी इंक्लूड दिस, व्हाट डू वी इंक्लूड? द चेंज बेसिकली। अभी भी नहीं समझ आई? अभी भी नहीं समझ आई? समझ में आ गया? हाँ जगी जी कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ डिस्कस कर रहे थे पड़ोसी से, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बोल सकते हैं, सुनना अच्छा लगेगा। हाँ क्या रिलेट कर रहे थे मैथ्स में, कौन सा चैप्टर? अच्छा, डिफरेंशिएशन dx बाय dy चेंज होता है, एग्जाम में ना लिख के चले जाइएगा डी बाय डी एक्स, नहीं तो नंबर भी डोंकी वाले मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो मान लीजिए किसी की नजर कमजोर है, -2 था आपका नंबर, कुछ दिन बाद -4.5 हो गया, तो बोलते हैं नंबर बढ़ गया। तो -2.5 इज फ्लो। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? कल तक आपने मम्मी से 15 झापड़ खाए थे, 3 दिन बाद ये डेटा 18 हो गया, तो इन 3 दिनों में कितने झापड़ हुए? 3 झापड़। ये फ्लो कैसे है सर? अरे मम्मी ने झापड़ मारा तो एनर्जी थी उनके अंदर। एनर्जी कैसे आई? खाना खाने से आई। खाना खाया तो उससे पहले खरीदा गया होगा, खरीदा तो पैसे दिए गए होंगे, पैसे दिए तो उससे इनकम जनरेट हुई। इट्स अ फ्लो। तो सर इसे क्या बोला जाएगा? मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या बोला जाएगा? स्टॉक बोला जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मेरे पास ईयर के स्टार्ट में 1 करोड़ रुपए थे, ईयर एंड होते 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 कुल मिला के 40 लाख बचे। 1 करोड़ थे, 40 लाख बचे। कितना चेंज आया? 60 लाख। तो मैंने 60 लाख का इकोनॉमी में खर्च किया होगा। खर्च किया होगा तो ये पैसा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जैसी चीजों को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फ्लो। तो फ्लो शब्द का मतलब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? गॉट इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल लेबर सप्लाई, कंट्री में जो लोग काम करना चाहते हैं वो कितने हैं, और जब काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा बच्चों? वेजेस। तो वेजेस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? फ्लो बेसिकली। बात समझ में आ गई सबको? तो फ्लो लिखकर ये एग्जाम्पल कॉपी करें फास्ट। चलो भाई लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? करंट आउटपुट। मतलब करंट का आउटपुट, कितना करंट फ्लो कर रहा है तार में? नो, करंट आउटपुट का मतलब ये नहीं होता। सबने कॉपी कर लिया एग्जाम्पल ना? चलिए, इन द ईयर 2023-24 आपकी इकोनॉमी में, एक शहर में, एक मोहल्ले में 10 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बिकी है। नई बिल्डिंग बनवाई किसी ने, 10 करोड़ में वो बिक गई। कितने में? 10 करोड़ में। तो इस बिल्डिंग के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो मेसन वर्कर, लेबर, इन सबको पैसा मिला होगा। तो हम अपनी नेशनल इनकम में 2023-24 में कितना एड अप करेंगे चिल्ड्रन? 10 करोड़। इज दैट क्लियर? इन द ईयर 2034-35 इस बिल्डिंग को 16 करोड़ रुपए में किसी इंसान ने खरीद लिया। कितने में? 16 करोड़। जिसने बेचा उसने कुछ साल पहले ये बिल्डिंग कितने की ली थी? कितने की ली थी? 10 करोड़ की। आज उसने इस बिल्डिंग को बेचा कितने में है? 16 करोड़ में। व्हाट इज द प्रॉफिट और गेन जनरेटेड इन दिस ईयर चिल्ड्रन? 6 करोड़। तो हमारी एनआई में इन द ईयर 2024-25 वैल्यू जो जुड़ेगी दैट विल बी ओनली 6 करोड़। सर व्हाई नॉट 16 करोड़? भाई उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 6 करोड़। 10 करोड़ तो उसको कॉस्ट का कॉम्पनसेशन ही मिला है। एडिशनल मनी जो जनरेट हुआ विल टेक ओनली दैट। आई रिपीट, विल टेक ओनली दैट। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? क्योंकि 10 करोड़ तो वही जो उसने पहले खर्च किया था वही वापस आ गया। करंट आउटपुट कितने का माना जाएगा? 6 करोड़ का। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलते हैं आगे बच्चों। एक अब यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, इफ ऑल 16 करोड़ इज री इन्वेस्टेड इन बाइंग अ न्यू बिल्डिंग, तब आप एनआई में पूरा का पूरा 16 करोड़ जोड़ेंगे। आई रिपीट अगेन, 2023-24 में बिल्डिंग खरीदी गई 10 करोड़ की, तो उस साल इकोनॉमिक एक्टिविटी 10 करोड़ की हुई, एनआई में 10 करोड़ जुड़ जाएगा। 10-11 साल बाद वो बिल्डिंग उस इंसान ने 16 करोड़ में बेच दी, तो गवर्नमेंट कहेगी तुम्हें 6 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, इस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, और तुम 3 साल के अंदर या तो ये पूरा पैसा
किसी नई बिल्डिंग में लगा दो तो हम तुम्हें 6 करोड़ पे टैक्स नहीं देंगे। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। गवर्नमेंट कह रही है पूरा 16 करोड़ अगले 3 साल में किसी नई बिल्डिंग में लगा दो, तो 6 करोड़ रुपए पे जो 20% उनको टैक्स देना है, 1 करोड़ 20 लाख, हम वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो कितना टाइम पीरियड दिया गया? 3 साल। बट 3 साल ये 16 करोड़ रुपए उसके घर में नहीं रहेगा, उसके सेविंग अकाउंट में नहीं रहेगा। कैपिटल गेन सेविंग स्कीम के नाम से बैंक में एक अकाउंट खुलेगा, वहां पे इस पैसे को 16 करोड़ 6 करोड़ रुपए आप बोल सकते हैं, 6 करोड़ रुपए को जमा कर दिया जाएगा। और कितने साल तक जमा रहेगा पैसा? 3 साल तक। अगर 3 साल के अंदर 16 करोड़ रुपए लगाकर वो कोई नई बिल्डिंग खरीद लेता है तो गवर्नमेंट 6 करोड़ रुपए उसे लौटा देगी और इस पर कोई टैक्स नहीं काटेगी। बट अगर 3 साल में वो नाकामयाब रहा कोई नई बिल्डिंग खरीदने में या बनवाने में, सरकार 1 करोड़ 20 लाख इस पे टैक्स काटेगी और 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो हाउ मच टाइम इज गिवन टू यू फॉर बाइंग अ न्यू री इन्वेस्टमेंट? 3 ईयर। ये खैर कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, इसे बहुत ढेर सारे प्रोविजन होते हैं। इज दैट क्लियर? तो 16 करोड़ रुपए किसी भी हाल में 2024 सॉरी 34-35 की इनकम नहीं बनेगा बच्चों। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 10 करोड़ तो कॉम्पनसेटरी है। एडिशनल गेन नया पैसा इकोनॉमी में कितना फ्लो हुआ? 6 करोड़। तो एनआई ऑफ 34-35 विल इंक्लूड ओनली 6 करोड़। बट उसको एक नई बिल्डिंग नजर आई, उसने उसी साल पूरा 6 करोड़ छोड़ के, मतलब पूरा का पूरा 16 करोड़ नई बिल्डिंग में लगा दिया। तो अब जब नई बिल्डिंग में पूरा 16 लगा तो 16 करोड़ रुपए में बिल्डर का प्रॉफिट, लेबर की वेजेस, लैंड जो कॉस्ट है उसका भी जुड़ गया, आर्किटेक्ट का जो रेम्युनरेशन था वो भी जुड़ गया, सब कुछ जुड़ गया। तब आप 34-35 की एनआई में कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? 16 करोड़ पूरा जोड़ेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो करंट आउटपुट 16 करोड़ भी हो सकता है, 6 करोड़ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि री इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड इन द ईयर 2023-24 वर्थ 10 करोड़ which was sold after 10 years for 16 करोड़, what is the current output? अब कुछ बच्चे सोचेंगे 16 करोड़, जब तक री इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं लिख के आएगा करंट आउटपुट 16 करोड़ माना ही नहीं जाएगा। कितना माना जाएगा? सिर्फ 6 करोड़ रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? तो सर इस 10 करोड़ को भी कुछ बोलेंगे? यस, इसको बोलेंगे प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। मैं इसका एक और मीनिंग आपको देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मान लीजिए 1987 में एक आईपीओ लॉन्च किया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और 100 रुपए में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लिया। कितने का? 100 रुपए में। कब खरीदा बच्चों? 1987। आ गया 2024 और ये शेयर मैं 3,000 रुपए में आप जैसे इंसान को बेच रहा हूं। तो मैंने 100 रुपए की चीज कितने में बेची? 3,000 में। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2900 विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? करंट आउटपुट। इज दैट क्लियर? सर व्हाई नॉट 3,000? अरे 100 तो मेरा कॉम्पनसेशन था, जो मैंने खरीदा उसका मुआवजा ही मिल गया। इनकम कितने की हुई? सिर्फ 2900 की। अब एक स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या बच्चों 100 रुपए की जो चीज 1987 में रही होगी, क्या 2024 में भी 100 रुपए की होगी? नो। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बच्चों बात करना चाहता हूं इंडेक्सेशन की। किसकी? ये क्या होता है सर? इंडेक्सेशन होता है इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। भाई आपके चाचा जी की शादी 1987 में हुई थी, पंडित जी 100 रुपए लिया करते थे उस समय, क्योंकि पंडित जी के खर्चे कम थे। 5 रुपए का रिक्शा करके वो अपने घर से शादी के स्थान तक पहुंच जाते थे। और पंडित जी उस जमाने में जब 100 लिया करते थे तो आटा आता था 6 रुपए किलो। आज आटा आता है 6 रुपए किलो? आज आटा आता है 40-45 रुपए किलो। क्या आज पंडित में शादी में पंडित जी 100 रुपए लेंगे? 3100 से कम ना लूंगा मैं। क्यों 3100 मांग रहे हैं? इन्फ्लेशन आ चुका है। क्या आ चुका है? इन्फ्लेशन। तो भारत सरकार कह रही है 100 रुपए की चीज 1987 में अगर आज 3,000 में बिकती है, हम 2900 का प्रॉफिट बोलते हैं, तो लोग प्रॉफिट पे टैक्स देने से भागेंगे, क्योंकि टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो भैया 100 रुपए की चीज जो 1987 में थी, महंगाई बढ़ते 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 आज वो चीज कम से कम होनी चाहिए 900 रुपए की। कितने की? 900। तो अजम्पशन इज दिस कि आप 100 का शेयर 3,000 में नहीं बेच रहे। कितने का शेयर 3,000 में बेच रहे हैं?
900 का शेयर 3000 बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 2100। टैक्स कितने प्रॉफिट पे लेंगे? 2100। तो करंट आउटपुट कितना माना जाएगा? 2100। कैरी इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट टैक्सेशन में लगेगा, जब आप और बड़े लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आ जाती हैं। सर ये कैलकुलेट कैसे होगा कि 100 की चीज आज कितने की होगी? इसके लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल बनाया हुआ है। क्या बनाया? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल, जो पहली बार माना गया था 1980-81 में। उसकी वैल्यू 100 मानी गई थी। कितनी मानी गई थी? आज तो सर बहुत ज्यादा होगी। नहीं, 2001 में इस टेबल को रीडिजाइन किया गया। क्या किया गया? रीडिजाइन। और रीडिजाइन करके इसकी नई वैल्यूज निकाली गई। मैं आपको दिखा देता हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए। पहले आप इस एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए। क्विकली कॉपी दिस एग्जांपल, देन आई हैपन टू शो यू दैट टेबल। क्विकली कॉपी कर लीजिए। आपको नजर आ रहा होगा एक टेबल चल रहा है जहां पे 2001 को बेस ईयर माना गया है और क्या वैल्यू मानी गई थी? 100। और सो कॉल्ड हर साल ये बढ़ता जा रहा है क्यों भाई? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं। जरा आप बेस ईयर की वैल्यू देख लीजिए, कितनी थी चलन? 100 थी। कितनी थी? 100। चलिए आपके हिसाब से लेते हैं। यू पीपल मस्ट हैव बोर्न इन द ईयर 2006-7, यस और नो? मान लीजिए जिस साल आप पैदा हुए थे उस साल आपके नाना जी ने आपकी मम्मी को 1100 रुपए आपके पहले बर्थडे पे दिया था। कितना? 1100। तो अब ये बात आप नाना जी से कर जरूर सकते हैं, बट मेरा नाम मत बताइएगा बीच में, नहीं तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाएगी। फिर वो कहेंगे पता नहीं सर क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। और आज जब आपका 18वां बर्थडे आने वाला है, कब आएगा आपका 18वां बर्थडे बच्चों? जनरली 24-25 और कुछ का 23-24। चलिए 24-25 मान लेते हैं। तो नाना जी से आप कितने पैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से मांगेंगे? तो आप नाना जी से बोलेंगे नाना जी जब हम पैदा हुए थे तब आप बर्थडे पे हमको 1100 देते थे। समझ में आ गया? और भारत सरकार के हिसाब से उस समय सो कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या थी भाई? क्या थी? 122। और आज कितनी है? 363। तो कहने का मतलब जो चीज इन द ईयर 2000 कब पैदा हुए थे? 6-7 में। चलिए 100 की थी, आज वो चीज 2024-25 में कितने की हो गई भाई? 363। तो 1100 अगर 100 के बराबर है तो आज के हिसाब से नाना जी शुड गिव यू हाउ मच मनी? तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 1100, सॉरी 102 था ना, 122 था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। मैं सोच रहा था नाना जी से आपको और पैसे ज्यादा दिलवा दूं। चलिए 122 था, तो आप 1100 रुपए को डिवाइड कर दीजिए 122 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 363 से। 363 तो है। तो आज के हिसाब से आपके नाना जी को आपको बर्थडे पे कितना पैसा देना चाहिए? 3273। आप 3100 में डील फाइनल कर लीजिएगा। तो अगर आज आपके नाना जी आपको 3100 रुपए से कम दे रहे हैं चिल्ड्रन, तो समझ लीजिए नाना जी कंजूस हो गए हैं। समझ में आ गया? तो अगर किसी इंसान ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 2006-7 में, सर कितने की खरीदी? मान लीजिए 25 लाख रुपए की। कितने की? 25 लाख। और आज वो प्रॉपर्टी बेचता है लेटस से 35 लाख रुपए की। कितने की बच्चों? 35 लाख। तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? 25 लाख की वो तब थी जब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था? 122। और बेची 35 लाख में। तो बच्चे बोलेंगे सर 25 की खरीद के 35 बेची, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये मैथ्स की क्लास नहीं है, ये नेशनल इनकम की टैक्सेशन की क्लास है। तो आज वो प्रॉपर्टी कितने की होनी चाहिए? तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से किया जाएगा बच्चों। आज वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए 74 लाख रुपए की। कितने की? 74 लाख की। और वो बेच कितने में रहा है? 35 लाख। दाल में कुछ काला है, सरकार ने 2 कंटाप मारी इसको, ये सारा का सारा सच उगल दिया। मालिक गलती हो गई, हमने 95 लाख में बेची है। कितने में? 95 लाख में। गवर्नमेंट के हिसाब से उसका वर्थ क्या है? 74। 21 लाख रुपए करंट आउटपुट, 21 लाख रुपए उसकी इनकम। भारत सरकार टैक्स 21 लाख पे लेगी, ना कि 25 माइनस 95 पे लेगी। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ना अप्लाई किया जाए तो क्या लोग सही से टैक्स देंगे? वो पैसा चुरा के भाग जाएंगे सरकार का, क्योंकि भाई गवर्नमेंट बोली गलत बात रही है। 2006-7 में जो महंगाई थी, क्या आज वही है महंगाई? आज चीजें महंगी हो गई। समझ में आई कहानी कि नहीं आई?
नहीं समझे? तो आज तक आप यही सोचते होंगे 25 लाख की पुश्तैनी प्रॉपर्टी 95 लाख में अगर बिकी तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 70 लाख। सरकार 70 लाख पे 20% कैपिटल गेन टैक्स लेगी, तो 14 लाख रुपए मैं तो ना देने वाला टैक्स, जेल में चला जाऊंगा, मंजूर है मेरे को, 3 ही साल की जेल होगी बस। समझे कि नहीं समझे? तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये 2001 में रिवाइज किया गया था। ओरिजिनली ये इंडिया में तब आया था जब हम पैदा हुए थे, 1980 में उसको उस समय 100 माना गया था। तो सर फिर 2001 क्यों वैल्यू मान ली गई? भाई 1980 आज के मुकाबले में बहुत पुरानी बात हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। तो इंडेक्स नंबर अगर आपने 11वीं में स्टैट्स में पढ़ा होता तो ये चीज आपको मैंने बताई थी। इज दैट क्लियर? तो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, एग्जैक्टली यही है। खोपड़े में बात गई सबके? समझ में आ गया? चलिए ओल्ड अगर मिल जाता है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। मैं लिखता हूं ओल्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल फ्रॉम 1981। देखिए बच्चों स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया? मिल गया भाई? यहां पे आपको 1981-82 में कितना नजर आ रहा है? 100। और कितनी और रोज है इनके पास? 31 रोज। देखिए कहां तक चला ये, कहां तक चला, कहां तक चला, चलिए कहां तक चला बच्चों? ये 2014-15 में डिसाइड किया कि भाई 1980 बहुत पुराना हो चुका है, उसको अब हटाओ। तो फिर ये इसको हटाकर कौन से ईयर को ले आए? 2001 को। किस ईयर में सोचा गया? 14-15 में सोचा गया। इज दैट क्लियर नॉट? कि भाई अब 1980 गेट्स वेरी ओल्ड, तो वी शुड टेक व्हाट? 2001, 2002। सर तो ये सेलेक्ट कैसे करते हैं बेस ईयर? ये सब 11 में इंडेक्स नंबर बताया गया था। ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम एबनॉर्मैलिटीज, कोई भूकंप, अर्थक्वेक, लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से प्राइसेस में फालतू का उतार चढ़ाव ना हुआ हो, ऐसे ईयर को लिया जाता है। और इसका स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। 1981-82 में क्या माना गया था बच्चों? 100, करेक्ट। और 2001-2 में क्या माना गया? 426। और 2014-15 में कितना आ गया? 2014-15 में आ गया 1024। सुनाई पड़ी बातें? अब नया बेस ईयर क्या मान लिया गया? इसको 100 मान लिया गया। कहने का मतलब 426 इज इक्वल टू व्हाट? 100। तो भाई अगर 426 100 के बराबर है तो 1024 कितने के बराबर होगा? तो 1024 इंटू 100 अपॉन व्हाट? 426। डू एक्नॉलेज माय वर्स्ट हैंड राइटिंग। डिवाइडेड बाय 426 इंटू 100 कितना आएगा? ये आएगा 1024 इंटू 426, सॉरी सॉरी सॉरी, 1024 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 426 कितना है बच्चों? 240। ये वैल्यू याद रखिएगा, 240 याद रहेगी, याद रहेगी वैल्यू। चलिए तो अब जरा हम एक नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये भी वही आ गया नालायक। चलिए यहां से देख लेते हैं जरा, यहां पे 2014-15 की वैल्यू देख लीजिए क्या है। क्या है बच्चों? क्या है? सर आप तो जादूगर हैं सर। जादूगर नहीं है, पढ़े लिखे हैं। समझ में आया? 240 उसी हिसाब से कन्वर्ट की गई है बस, मतलब आगे की सारी वैल्यूज वही रखी गई हैं, सिर्फ 100 के बेसिस पे कन्वर्जन कर दिया गया है। नहीं समझे? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलिए चला जाए आगे। थी धमाकेदार बढ़िया चीज। चलिए भाई लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। चले आगे बच्चों। चलो रेजिडेंट। सर कृपया करके अब इसके बारे में कुछ मत बताइएगा सर, ये सर बहुत बकवास कर लिया हमने, तो इसके बारे में सर अगर आप कुछ बोले हम आत्महत्या कर लेंगे जाके। अब समझ में आ गया रेजिडेंट क्या होता है? बताऊंगा तो फिर से मैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हर वो इंसान जो पिछले वर्ष जब आप 11वीं में थे 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रह लिया, कौन होगा वो दलित दर? रेजिडेंट। इफ नॉट, 11वीं में जब आप थे वो 60 से ज्यादा दिन, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं में जब आप थे 365 से ज्यादा सब मिला के रह लिया, तो भी वो कौन होगा? रेजिडेंट। कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लो तो रेजिडेंट बन गए, एक भी ना फुलफिल करो तो नॉन रिलायबल इंडियन, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंशियल नहीं, नॉन रेजिडेंट। दोनों एडिशनल फुलफिल किए तो ऑर्डिनरी, एक फुलफिल किए या एक भी नहीं फुलफिल किए तो नॉट ऑर्डिनरी। किन्हीं 10 में से 2 सालों में
प्रीवियस टू प्रीवियस, मतलब 10वीं के पहले 10 साल, क्लास 1 से लेकर 10 तक आप 2 साल रेजिडेंट रहे हो। क्या रहे हो? फिजिकल स्टे नहीं, क्या रहे हो? रेजिडेंट। मतलब 182 और 60 365 वाली कंडीशन फुलफिल की हो, और 7 साल में 730 था कि 735 था, ऐसी देख लीजिएगा, 730 था शायद, 735 बताया था, नहीं शायद 735 था, तो आपने 30 बताया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। एडिशनल कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस 730 था जहां तक मेरे को याद है। हाँ मैंने शायद 35 बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, बुढ़ापा सवार हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ भैया, कहाँ कहाँ, 730 था बच्चों, सॉरी सॉरी, एडिट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग। 730 था चिल्ड्रन, 7 साल में 730 था। इज दैट क्लियर? 730, कोई टेंशन की बात नहीं। आपका सिलेबस सॉरी दलित टाइप का सीबीएसई आईसी का, वो तो ये सब बताता ही नहीं है। समझ में आ गया सर? ये इंडेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट धमाकेदार था आज। ये घर जाके मोहल्ले वालों बताएंगे, नालायकों टैक्सी चोरी ना करो, सरकार ने इन्फ्लेशन इंडेक्स का प्रावधान दिया है। और लोग कितने कलाकार हैं ये भी बता दूं जरा मैं। 95 लाख में पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो खरीदी कितने की गई थी? 25 लाख की, जिसकी आज इन्फ्लेशन वैल्यू कितनी है? 74 लाख। वो पता है क्या कहेंगे? 75 लाख रुपए चेक दे दो, 75 लाख की चेक दे दो, और बाकी का 20 लाख रुपए कैश दे दो। तो सरकार को बताएंगे 74 की प्रॉपर्टी 75 में बिकी, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। उस 1 लाख रुपए पे या तो हम 20% टैक्स दें, और वो भी अगर बचाना चाहते हैं तो कहीं नई प्रॉपर्टी खरीद लो, वहां पे ये 74 लाख री इन्वेस्ट कर दो, सॉरी 75 लाख, वो 1 लाख भी छूट जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट जो होता है, वो सो कॉल्ड एग्जेम्प्ट कुछ कंडीशंस में होता है, हर जगह नहीं होता है। समझ में आ गया? तो वो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तब एग्जेम्प्ट होगा। आज की तारीख में आप बोल सकते हैं क्योंकि रूल अप्रैल 2022 से आया था, ओके। बट वहां पे उन्होंने ग्रैंड फादर्ड वैल्यू ली थी, मतलब ये बड़ी वैल्यू वो 2021 31 मार्च तक ली थी बस। उसके बाद अगर उससे ऊपर का कैपिटल गेन है तो टैक्सेबल है। फिर वो रूल्स होते हैं। आप इनकम टैक्स की क्लास तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तो आप उसको ध्यान ना दें कृपया करके। चले आगे भाई, चले आगे। चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इंडिया का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल डोमिनेंस जहां जहां होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी। अरुणाचल प्रदेश है तो हमारा, बट वो ठिगने 2 फुटिये चाइनीज क्या कह रहे हैं कि हमारा है। वो अपने बच्चों को ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मैं भी पढ़ा दूं अमेरिका हमारा है। इज दैट क्लियर? और प्रूव करने के लिए आईएएस में 2 क्वेश्चन लगवा दो उसका। समझ में आ गई? न्यूयॉर्क हमारा है, नो। न्यूयॉर्क में जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो इंडिया की टेरिटरी हैं। समझ में आ गया? जो इंडिया में बाहर के ऑफिसर्स हैं वो उनकी टेरिटरी, हमारी टेरिटरी नहीं है। तो यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी में जहां पे लोकेटेड है बच्चों, वो हमारी टेरिटरी नहीं है, किसकी है? यूएस की है। हम उसका किराया लेते हैं, वो इंडिया की इनकम है। वहां पे जो ऑफिसर्स अमेरिका के जॉब कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह यूएस से आती है, वो इंडिया की नेशनल इनकम नहीं है। हमारे ऑफिसर्स इंडियन एम्बेसीज में, चाइना में, यूएस में, दूसरी कंट्रीज में जो बैठे हैं उनको तनख्वाह यहां से जाती है, वो उनकी एम्बेसीज, सॉरी उनके देशों में जो हमारी एम्बेसीज हैं वो हमारी टेरिटरी है, उनकी टेरिटरी नहीं है। तो इंडियन एम्बेसडर यूएस गया, 6 साल से वहां पे है, इज दैट क्लियर? इंडिया से उसकी सैलरी जा रही है तो वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, यूएस की इनकम नहीं मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? सैमसंग नोएडा में प्लांट लगा के बैठा है, प्रॉफिट उन्होंने इंडिया में कमाया क्योंकि सैमसंग इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, तो वो प्रॉफिट इंडिया की इनकम में आएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? तो ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, तो अगले लेक्चर में हम, मेरे हिसाब से तो यही चैप्टर है, बट 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से सेकेंड चैप्टर एनआई का टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे। बड़ा छोटा चैप्टर है। और फिर तीसरे चैप्टर में आपको मेजरमेंट सिखाया जाएगा। ओके, चलिए।